रहीम कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रीवियस टॉपिक के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत मैटर करता है, और इसको भी आप देखिएगा कि ये होता क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके लिए कौन कौन सी थीरीज, इवन हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी थीरीज हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज इन योर फ्रंट। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान, कोई भी फर्म है वो अपना कोई फाइनेंशियल प्लान तो बनाती है ना। तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान, not only the capitalization is determined but the nature and type of capital is also decided। ये भी डिसाइड किया जाता है किस तरह का कैपिटल होगा, हम कहां से अरेंज उसे करेंगे। इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, it is determined from which sources and how much finance should be raised। कि हमें अपनी कंपनी के लिए हमारा पेड अप कैपिटल कितना होगा, हम डिबेंचर्स कितने इशू करेंगे, हम इक्विटी शेयर्स कितने जो है पब्लिक के अंदर अनाउंस करेंगे, हम किस किस तरह से फाइनेंस को इकट्ठा करेंगे। Thus, under capital structure, we determine the proportion in which capital should be raised from different securities। मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी से, यानी कहाँ कहाँ से हम अपने कैपिटल को रेज करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एनपीएचपी प्रोग्राम है, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा कि वो फाइनेंस को कहां से लाएं। कभी कहते हैं ओवरसीज इन्वेस्ट कर दें, कभी कहते हैं जी उसके लिए स्टेट बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को लोन दे और कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को दे। और कभी अभी कल मैं देख रहा था टीवी पे एक कमर्शियल आ रहा था, नया पाकिस्तान हाउसिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसपे कोई 8% या कोई 9% वो रेट भी, प्रॉफिट रेट भी वो मतलब ऑफर कर रहे थे। तो असल में ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिससे कैपिटल को रेज किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए, उसको चलाने के लिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वो बड़ा जरूरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस में। मीनिंग इसके क्या है आपके सामने, कैपिटल स्ट्रक्चर इज that part of financial structure that represent long-term sources, or we can say it refers to the mix of long-term sources of funds such as debentures, long-term debts, preference share capital, equity share capital, including reserve and surplus. So management should determine the capital structure in such a manner that the cost of capital of the firm is minimum and the value of the shareholder is maximum। तो शेयर कैपिटल के मीनिंग्स, इंट्रोडक्शन के बाद इसके मीनिंग्स क्या होते हैं ये भी आपने देखा। किस किस तरह से कोई भी फर्म या बिजनेस की मैनेजमेंट कैपिटल को इकट्ठा कर सकती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। The value of the firm to shareholder is maximum when the market price of the ordinary share is maximum। यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, तो किसी वैल्यू ऑफ द फर्म टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए वो फर्म बहुत अच्छी है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर इज मैक्सिमम, जब उस फर्म के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब फेस वैल्यू से भी एट प्रीमियम उसके जो शेयर्स हैं वो बिकते हो और लोग पसंद करते हो कि उस कंपनी या उस फर्म के शेयर्स को खरीदना, कि वो खरीद लेंगे तो प्रॉफिट उनको आता ही रहेगा। शेयर होल्डर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म कैन हैव द फॉलोइंग पैटर्न। उसका पैटर्न के लिए 3 स्टेप्स हैं, आप देख रहे हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप ये है टू अक्वायर द फंड्स ओनली बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स। दूसरा दूसरा स्टेप है टू अक्वायर द फंड्स बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा है टू अक्वायर द फंड्स ओनली बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स जिन पे फिक्स रेट के साथ जो है ना
कोई मतलब आउटपुट दी जाती है इन्वेस्टर्स को। तो ये तीन जो है ये पैटर्न है जिन पैटर्न्स के जरिए कोई भी फर्म अपने बिजनेस के लिए कैपिटल को रेज कर सकती है ताकि वो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को चला सके स्मूथली और उसको फाइनेंस का कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, हमेशा कोई भी फर्म है उसको कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, उसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? The optimum capital structure may be defined as the capital structure are combination of debt plus equity। दो चीजों का कॉम्बिनेशन कि डेट कितना होना चाहिए और इक्विटी कैपिटल कितना लगना चाहिए, which leads to maximum value of firm। ठीक है, जिससे किसी फर्म की मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स की नजर में होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू एम वाई खान एंड पी के जैन, ये कहते हैं कि जी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि डेट और इक्विटी मिला के जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म हायर हो। वैल्यू ऑफ फर्म उसकी उसकी जो उसके जो क्रीडेंशियल्स हैं, उसके जो स्टेटस है मार्केट के अंदर, उसको कहते हैं कि उसकी अच्छी मतलब एक कैपिटल में उसकी स्टैंडिंग है मार्केट के अंदर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इस चीज को कहते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर समझे आप? सिंपल दो चीजें, इक्विटी कैपिटल और डेट दोनों मिलाकर इतना होना चाहिए जिससे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हो। अच्छा, क्वालिटीज ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? एक एक बहुत अच्छा और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिंप्लिसिटी हो, एक आम आदमी उसे समझ सके कि भाई इसने कैपिटल कैसे कैसे अरेंज किया है, कंप्लेक्सिटी ना उसमें। एक अच्छा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन कि अगर इक्विटी कैपिटल इकट्ठा नहीं हो रहा तो आप डिबेंचर्स जो है वो ले लें, और अगर डिबेंचर्स नहीं तो आप कोई और सर्टिफिकेट इशू कर दें, और अगर वो नहीं तो आप लोन ले लें। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा ही कंपनी के आपने कोई असूल बना दिए, आपने रूल्स या उसका आइन बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है कि जी हमने इक्विटी कैपिटल ही इकट्ठा करना है बार बार। अब अगर लोग नहीं ट्रस्ट कर रहे, नहीं मतलब शेयर्स आपके परचेज कर रहे, सारी बात है आप फिर आपने अपना सिस्टम तो चलाना है ना, आपने बिजनेस की एक्टिविटीज तो करनी है ना, बिजनेस को तो आपने ग्रो करना है, तो आप बैंक से लोन ले लें। अगर वहां से नहीं है तो फिर आप कोई और तरीका इख्तियार करें, कोई डिबेंचर्स वगैरह या कुछ ऐसे, या शेयर्स आप इस तरह इशू कर दें कि आपको पता है शेयर्स की तीन किस्म की वैल्यूज होती है। फेस वैल्यू होती है, एक प्रीमियम होती है और एक एट पार वैल्यू होती है। इनमें डिफरेंस पता है ना आपको? एट पार का, एट प्रीमियम का और फेस वैल्यू का, एट फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का आइडिया है सर, और बाकी थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि अगर एक शेयर 100 रुपी का है तो लोग 110 का परचेज उसे कर रहे हैं, ये एट प्रीमियम है। और अगर शेयर जो है वो 100 का है और लोग उसकी प्राइस पे कर रहे हैं ₹90 या 95, यानी फेस वैल्यू से लेस, तो उसे कहते हैं एट पार। एट पार, ठीक है ठीक ना? है। ये तीन टाइप्स के शेयर्स होते हैं। तो मतलब अगर आपकी कंपनी की अगर बहुत अच्छी मतलब नहीं है, उसकी पीआर नहीं है, तो आप कुछ इस तरह की अट्रैक्शन दे दें कि मतलब आप फेस वैल्यू से लेस वैल्यू पे अपने शेयर ऑफर कर दें मार्केट में, हो सकता है तब आपका कैपिटल जो है इकट्ठा हो जाए। या उस तरह नहीं तो आप बैंक के जरिए मतलब बैंक से फाइनेंसिंग करवा लें, लोन ले लें, या आप डिबेंचर इशू कर दें या कोई और सर्टिफिकेट इशू कर दें। मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशंस और आइन्स की वजह से आप कैपिटल शॉर्टेज जो है ना उसको फेस करते रहें।
और उसके अलावा मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो आप लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, उस पे रेट जो है, इंटरेस्ट जो है, जो आपने कॉस्ट पे करनी है, वो कम से कम होनी चाहिए। वो एक अच्छा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। एडिक्वेट लिक्विडिटी होनी चाहिए। जो कैपिटल है उसको जब कभी भी उसको मतलब बदलना चाहें आप, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना चाहें, कैश बदलना चाहें, आप उसे बदल सकें। एक मुनासिब किस्म की लिक्विडिटी उसकी होनी चाहिए। फिर ऐसा कैपिटल होना चाहिए जिसमें रिस्क कम से कम हो, यानी उसके डूब जाने का खतरा कम से कम हो। वो एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो, ठीक है, उसमें इलीगैलिटीज या मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम रिटर्न्स उस पे होनी चाहिए। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न आए, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो, बेनिफिट हो। कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, उस कैपिटल के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सॉल्वेंसी जो है वो आपकी इंश्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल इकट्ठा करके उसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाएं और लोगों को बताएं लो जी हम तो दिवालिया हो गए, डूब गए आपके पैसे। नो, सॉल्वेंसी का एलिमेंट होना चाहिए, वही एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा जो है कंजर्वेटिज्म होना चाहिए सॉल्वेंसी आपको। क्या होता है? दिवालिया क्या होता है? Bankrupt. सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को कहते हैं कि दिवालिया होना या कुछ। मतलब देखिए ना, आपने कैपिटल इकट्ठा किया, आपने कैपिटल इकट्ठा किया, कारोबार में लगाया, आपके ऊपर इतने कर्जा जात आ गए और इतने अखराजात क्या कि बैंकक्रप्ट हो गया? आपके आपके प्रॉफिट से आपके कर्जे बढ़ गए और आप ओवरकम कर ही नहीं सके, सारे लोगों के पैसे डूब गए। तो आप इंसॉल्वेंसी मतलब अब मार्केट के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि जी हम बिल्कुल भी, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वी आर सॉरी, हम किसी का कुछ नहीं देने जोगे। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी होती है। तो इंसॉल्वेंसी से बचना चाहिए। और अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आप हमेशा सॉल्वेंट रहें, इंसॉल्वेंट ना हो बल्कि हमेशा आप सॉल्वेंट रहें। ठीक है, ये बात हो रही थी हमारी। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? तो दीज आर द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टेप्स और फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द बिजनेस। सर सर क्या हो गया? क्रेडिट स्टैंडिंग हो सकती है आपके एसेट्स के हवाले से, लेकिन अगर छोटा बिजनेस हो तो उसके लिए जारी बात है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी देखा जाता है कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस्म की है। मतलब वो सोशल सिक्योरिटी की बिजनेस फर्म है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बिजनेस फर्म है, वो प्रोडक्शन वाली बिजनेस फर्म है, वो नेसेसिटीज की चीजें बनाती है या वो लग्जरीज आइटम्स को बनाती है। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं। वो भी फैक्टर एक होता है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। यानी एक कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसमें उस एरिया का कल्चर उस चीज की इजाजत ही नहीं देता, तो लोग फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट नहीं होते। उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि अर्निंग की स्टेबिलिटी का मतलब ये कि अगर आपको अर्निंग आ रही है तो कंटिन्यूअसली ये अर्निंग आती रहेगी, ऐसा नहीं कि आप अचानक लॉस में चले जाएंगे या आपके पैसे डूब जाएंगे। चौथा है डिग्री ऑफ कंपटीशन, के जो मतलब आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें कंपटीशन कितना है मार्केट में, आप compete कितना कर रहे हैं, ठीक है, या compete करने की एबिलिटी कितनी है। क्रेडिट स्टैंडिंग की बात होती है, जितने आपके एसेट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जितना बिजनेस बड़ा होता है, जितने एसेट्स ज्यादा होते हैं, उतनी क्रेडिट स्टैंडिंग होती है आपकी। ठीक है, मतलब लोगों के पैसे, उनका रुपया पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं क्रेडिट स्टैंडिंग की वजह से। लोग ट्रस्ट करते हैं क्रेडिट स्टैंडिंग की वजह से।
स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी उसकी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज है, मतलब आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल कमेंसमेंट पे है, या फिर वो कमेंसमेंट के उससे निकल गया है और वो एक्सपेंड हो रहा है, या फिर वो प्रॉस्पेरिटी लेवल पे है यानी बूम पीरियड पे है, बहुत ज्यादा पीक पे है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार है, या रिकवर कर रहा है, रिवाइवल कर रहा है। अब पता है चार किस्म के फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। बूम पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिप्रेशन होता है, रिवाइवल या रिकवरी होता है। जी तो ये भी देखा जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस साइकिल या लाइफ साइकिल की किस स्टेज पर है, और स्टेट की गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है उस किस्म के बिजनेस के लिए या उस फर्म के लिए, गवर्नमेंट जो है वो क्या मतलब फीडबैक देती है। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट उसे चला रही है उसका किस तरह का एटीट्यूड है, मतलब वो इनोवेटिव एटीट्यूड है, वो मतलब अच्छा एटीट्यूड है, या वो रेग्रेसिव एटीट्यूड है, प्रोग्रेसिव है, कैसा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और इक्विटी के ऊपर कितनी ट्रेड हो रही है, यानी जो कंपनी का अपना वो कैपिटल है जाती शेयर होल्डर्स का, उसके ऊपर कितनी ट्रेड हो रही है, या सिर्फ वो सारी की सारी लोन पे ही चल रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और फिर प्रॉपर मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, यानी डिफरेंट जो सोर्सेज हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इस्तेमाल करके कितना किस तरह मतलब मैनेजमेंट जो है वो बेनिफिट गेन कर रही है। तो ये सारी चीजें, ये ऐसे फैक्टर्स थे जो मैं आपको शो कर रहा था, ऐसे फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं कैपिटल को। सही हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का एक चार्ट है, आपके सामने एक चार्ट है, ये आपको काफी आइडिया देगा कैपिटल स्ट्रक्चर का। सबसे पहली चीज होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन सबसे पहली चीज होती है जब आप सोच लेते हैं कि मैंने इस फील्ड में यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जब आप डिसीजन कर लेते हैं फिर आप फाइनेंस करने का डिसीजन करते हैं कि लो जी आप पैसे दे दो, ठीक है, फाइनेंस कर दो। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन आप करते हैं कि कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगा, किधर किधर से अरेंज करेंगे। तो उसकी बेसिकली दो ब्रांचेस, एक तो डिविडेंड डिसीजंस है कि आप बिजनेस मतलब आप कैपिटल जो है वो अनाउंस करें और लोगों को सीधा सीधा आप डिविडेंड दें। और दूसरा है डेट और डेट इक्विटी मिक्स फाइनेंशियल लीवरेज जो होती है। डिविडेंड डिसीजन तो जस्ट शेयर होल्डर्स का होता है ना, लेकिन इक्विटी मिक्स प्लस डेट अगर आप लेते हैं तो उसकी फाइनेंशियल लीवरेज को आप देखते हैं। अब ये जो डेट प्लस इक्विटी मिक्स की फाइनेंशियल लीवरेज की बात हो रही है, इसकी आगे फिर दो टाइप्स हैं। एक इफेक्ट्स ऑन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब, यहाँ पे ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, पर शेयर की अर्निंग क्या निकलती। इफेक्ट ऑन रिस्क, तो रिस्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के जो कैपिटल लगाया गया उसकी कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फर्म कहाँ पे स्टैंड करेगी, ठीक है ना। ये कैपिटल स्ट्रक्चर, एक टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना उसका चार्ट मैंने आपको शो किया था ताकि आपको पता चल जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए एवोल्यूशनरी किस किस चीज को मद्देनजर रखा जाता है या कंसिडर किया जाता है। तो ये चार्ट आपने देखा, कुछ इससे आपको आइडिया हुआ कि जब कभी भी आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चार्ट आउट करना है तो आपने ये चीजें देखनी है। भी क्लियर है ना बात। अब जिस कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हम मुख्तलिफ थीरीज को हम फॉलो करते हैं। उसमें एक नेट इनकम अप्रोच थ्योरी है, सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच थ्योरी है, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, उसके अलावा एक मोडिगिलानी मिलर अप्रोच है, और फिर एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ये चार किस्म की थ्योरीज हैं, चार किस्म की थ्योरीज हम फॉलो करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और इन सारी थ्योरीज को डेफिनेटली हमें वन बाय वन करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ assumptions हैं इन थ्योरीज की ना, assumptions फॉर दी थ्योरीज। ये assumptions के बाद हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे, और जो थ्योरीज हैं उनको फिर हम नेक्स्ट किसी सेशन में पढ़ेंगे। देयर आर ठीक है ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स,
यूज्ड बाय अ फर्म। एज्यूम हम ये करते हैं कि दो सोर्सेज वो फर्म इस्तेमाल करती है, डेट प्लस इक्विटी, डेट को और इक्विटी को। नंबर 2, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी जो कारोबारी टैक्सेस लगते हैं, बिजनेस के ऊपर टैक्स लगते हैं, वो नहीं है। ये हम एज्यूम करते हैं इन थ्योरीज के लिए। नंबर 3, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, कि जितना डिविडेंड किसी का अक्रू होता है उसको पे कर दिया जाता है। एंड इट डज नॉट रिटेन द अर्निंग, बल्कि अर्निंग को रिटेन नहीं किया जाता या रिजर्व के तौर पे किसी के प्रॉफिट को रोका नहीं जाता। ये तीसरी एजम्पशन है। नंबर 4, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, लोग चेंज नहीं होंगे, अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे, अपना जो मतलब उनका माइंड है उसको बदलेंगे नहीं, बीच में से अपना कैपिटल निकाल नहीं लेंगे सिस्टम में से। और फर्म्स टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, जो फर्म की टोटल फाइनेंसिंग है वो भी कांस्टेंट रहेगी, बट द डिग्री ऑफ लीवरेज कैन बी चेंज, लेकिन जो उसकी लीवरेज की डिग्री है वो बदल सकती है। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ लीवरेज मीन के वो डेट इक्विटी की जो रेशो है वो बदल सकती है, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद ईबिट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट एंड ईबिट टैक्स, क्या मतलब? अर्निंग अर्निंग बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये जो है इसको भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये ग्रो करेगी। और नंबर 7 पे, firm's business risk is constant over the time and is assumed to be independent of its capital structure and financial risk। नंबर 7 पे, नंबर 8 पे ऑफ द फर्म, यानी फर्म के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, वो स्टेबल रहती है, यानी वो अपने आप को बेचना नहीं चाहती या बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है, या उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं आते, उसकी स्टेबिलिटी। नंबर 9 पे, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट चेंज, जो टोटल एसेट है कंपनी के, ना वो बढ़ते हैं ना वो कम होते हैं, वो तब्दील नहीं होते, वो सेम रहते हैं।